हेलो हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्विकली ज्वाइन करो सेशन। क्विकली ज्वाइन करो सेशन। लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे हम लोग? हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना? ओके। कहाँ तक किया था एक बार दिखाओ थोड़ा यार। अच्छा, ये सब एक्सपेर वो एग्जाम्पल्स करा रहे थे ना, कहाँ कहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। ठीक है, चलो वेरी गुड। तो आज का क्लास एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे कंपेयर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O2, H2O, HF एंड NH3। ये चार मॉलिक्यूल हैं। इन चार मॉलिक्यूल का आपको बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करना है। क्या कंपेयर करना है? बॉइलिंग पॉइंट। मैंने आपको पहले ही बताया था कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिपेंड करता है अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, है कि नहीं? अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। जिस दिन हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टार्ट किए थे उसी दिन मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, याद है? जिस दिन हम लोग इंटर और इंट्रा पढ़ रहे थे, है ना? अगर आपको किसी भी दो मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट देखना है तो आप ये देखते हैं कि उसके दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरैक्शन कैसा है। अगर दो मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा है तो जाहिर सा बात है उनको सेपरेट करने के लिए आपको एनर्जी क्या देना पड़ेगा? ज़्यादा, है ना? तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं इन सब के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या देखना पड़ेगा? अट्रैक्शन। अगर आप H2O2 को देखो तो H2O2 कैसा दिखता है? याद है? ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर ऐसा। तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, है ना? क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अब ये जो पार्शियल पॉजिटिव चीज़ है ये यहाँ से H बॉन्डिंग कर सकता है। अरे बोलो, ये यहाँ से H बॉन्डिंग कर सकता है। ठीक है, ये यहाँ से H बॉन्डिंग कर सकता है, यहाँ से H बॉन्डिंग कर सकता है। तो बहुत सारे H बॉन्डिंग किए जा सकते हैं। अरे बोलो। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप वाटर के मॉलिक्यूल का स्टडी करो तो वाटर का मॉलिक्यूल ऐसा होता है। नहीं, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। अरे बोलो भाई। तो ये ऑक्सीजन जो है वो भी H बॉन्डिंग कर सकता है, ये भी H बॉन्डिंग, ये भी H बॉन्डिंग कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि H बॉन्डिंग करने के लिए क्या होना चाहिए? आपके पास हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से कनेक्टेड होना चाहिए। तो यहाँ इनका हाइड्रोजन या ये हाइड्रोजन सब ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, तो ये हाइड्रोजन H बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सिमिलरली कोई दूसरा H2O2 का मॉलिक्यूल रहेगा, उसमें जो H रहेगा वो इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है ना? तो देर इज पॉसिबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। HF देखो, HF तो आप कितने बार देख चुके हो? पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। तो ये भी H बॉन्डिंग कर सकता है और ये भी H बॉन्डिंग कर सकता है। ठीक है, सिमिलरली आपके पास एमोनिया है, NH3, है ना? अरे बोलो, टाइम बिंग के लिए अगर ऐसे ही दिखा दें तो पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, है ना? तो ये भी H बॉन्डिंग कर सकता है। इसका मतलब ये जितने भी क्वेश्चंस ऊपर में दिए गए हैं सब में एक मॉलिक्यूल जो है वो अपने जैसे दूसरे मॉलिक्यूल के साथ H बॉन्डिंग करेगा, है ना? आपको क्या देखना है? दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन कैसा है। तो H2O2 का एक मॉलिक्यूल अपने ही H2O2 किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ H बॉन्डिंग करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा। तो यानी अब बॉइलिंग पॉइंट तो उसका ज़्यादा होगा जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड होगा,
तो अब तुम हमको थोड़ा कंपेयर करके बताओ कि इन चार मॉलिक्यूल्स में से सबसे ज़्यादा एच बॉन्डिंग किस में दिख रहा है। अच्छा क्वेश्चन है ये, है इजी लेकिन इम्पोर्टेंट कैटेगरी का है। चलो देखो हम तुमको बताते हैं, ये क्वेश्चन आप बहुत हमेशा अच्छे से याद रखना, ठीक है। यहाँ पर जो एक एक ऑक्सीजन है वो दो दो एच बॉन्डिंग कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो टोटल एच बॉन्डिंग होगा वो 6 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। चेक कर लो, चेक करो। देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मतलब अगर आप और दूसरे और बहुत सारे हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स ले आओगे तो एक H2O2 जो है वो 6 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। यहाँ वाटर में कंपेयर कर लो तो ऑक्सीजन भी दो बनाता है। ये तो हम पिछले बार भी आपको बताए थे कि वाटर कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। HF की बात करोगे तो कितना बनाएगा, एक फ्लोरीन बनाएगा एक ये बनाएगा, तो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएंगे, 2 H बॉन्डिंग हो जाएंगे। NH3 एक स्पेशल केस है, ठीक है। देखो हाइड्रोजन किससे किससे कनेक्टेड होना चाहिए, फ्लोरीन से, ऑक्सीजन से और नाइट्रोजन से। तो फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में भी अगर कंपेयर किया जाए तो फ्लोरीन और ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और नाइट्रोजन जो है वो कंपेरेटिवली कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जब कभी भी कोई हाइड्रोजन नाइट्रोजन से कनेक्टेड होता है तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो कर लेता है, लेकिन फिर भी उसका एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतना ज़्यादा नहीं होता जितना फ्लोरीन और ऑक्सीजन के कारण होगा, क्योंकि फ्लोरीन और ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। तो ये क्या करता है, जैसे इसके बगल में आप यहाँ पे H ले आओ, तो ये अपने कैसे दूसरे NH3 के साथ सिर्फ एक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज़ है। एमोनिया जो है जैसे लगेगा कि ये भी इसके पास भी पॉजिटिव आएगा, इसके पास भी पॉजिटिव आएगा, इसके पास भी पॉजिटिव आएगा, तो सब हाइड्रोजन बॉन्ड करने चाहिए। लेकिन एक्चुअली देखा गया कि नाइट्रोजन जो है एमोनिया का जो मॉलिक्यूल है वो अपने किसी दूसरे एमोनिया के मॉलिक्यूल के साथ एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड करता है। कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है जितना हाइड्रोजन और फ्लोरीन में होता या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में होता। बोलो। तो अब इसका मतलब यहाँ पे है, यानी एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड 6 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, इसका मतलब एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड अपने बगल के दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ ज़्यादा अट्रैक्टेड है ना। जितना नंबर ऑफ H बॉन्डिंग होगा उतना ज़्यादा अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो क्या आना चाहिए, अट्रैक्शन का ऑर्डर क्या आना चाहिए, बोलो। अट्रैक्शन का ऑर्डर क्या आना चाहिए, सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स का किस में अट्रैक्टेड है, H2O2 में, उसके बाद H2O में, उसके बाद HF में और सबसे कम एमोनिया में। बोलो क्लियर है। तो यही आपका ऑर्डर किसका आ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट का आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, बोलो। यही ऑर्डर आपका आ जाएगा बॉइलिंग। ध्यान रखना बाबू, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है ना। आप जब कभी भी आपको बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन आए तो आप सबसे पहले ये देखिए कि दो मॉलिक्यूल्स आपस में कैसे अट्रैक्टेड है, ठीक है। जितना ज़्यादा दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन होगा उतना ज़्यादा उनका बॉइलिंग पॉइंट होगा। अरे बोलो, ठीक है, लॉजिक क्लियर है सबको। कितने लोगों को चमका ये जल्दी, कितने लोग को चमक गया, क्लियर है क्या, अरे बोलो ना। ये देखो थोड़ा, कंपेयर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HF, HCl, HBr, HI। इन चारों का आपको बॉइलिंग पॉइंट क्या करना है, बोलो, कंपेयर करना है। ट्राई करो, देखो क्या आएगा आंसर, सोचो।
कैसे करोगे देखो। फिर आपको बॉइलिंग पॉइंट देखना है। तो बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करेगा, बोलो। अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो तुम हमको बताओ कि एच एफ या एच सी एल एच बी आर एच आई सबके इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में होगा, सिर्फ और सिर्फ एच एफ में होगा। अगर आपके पास ये एच एफ का एक मॉलिक्यूल है, ये एच एफ का मॉलिक्यूल है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, इनके बीच में क्या होगा, एच बॉन्डिंग। अरे बोलो, इनके बीच में एच बॉन्डिंग होगा। मतलब ये जितने भी चार यहाँ पर एसिड्स दिए गए हैं उनमें सिर्फ एच एफ कंपाउंड या एच एफ मॉलिक्यूल ऐसा है जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। बाकी ना एच सी एल में होगा, ना एच बी आर में होगा, ना एच आई में होगा। क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हाइड्रोजन या तो फ्लोरीन से, नहीं तो ऑक्सीजन से, नहीं तो नाइट्रोजन से कनेक्टेड होना चाहिए। क्लियर है क्या। अरे बोलो। चलो तो अब इम्पोर्टेंट क्या बताओ। इसका मतलब इन सब में ओनली एच एफ मॉलिक्यूल्स, only HF molecules are attracted by hydrogen bonding. Only HF molecules are attracted by hydrogen bonding, है ना। यानी कि HCl, HBr, HI के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें किसी भी तरीके का कोई अट्रैक्शन नहीं रहेगा। क्लियर है यहाँ तक। चलो तो अब जब यानी कि HCl, HBr और HI इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी भी तरीके का कोई अट्रैक्शन नहीं है, मतलब कोई स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन नहीं है। अरे बोलो ना। ठीक है। तब तब ये वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं लगेगा क्योंकि इनके बीच में कोई अट्रैक्शन तो है नहीं। अगर इनके बीच में भी अट्रैक्शन होता तो फिर हम देखते कि इसमें ज़्यादा होता कि इसमें कम होता। तो जब ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तब बॉइलिंग पॉइंट एक दूसरे फैक्टर पे डिपेंड करता है जिसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर वेट। किस पे डिपेंड करता है बोलो, मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करता है। तो बॉइलिंग पॉइंट के दो कॉन्सेप्ट हैं। सबसे पहले तो आप मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन देखिए। अगर अट्रैक्शन सब में सेम है या अट्रैक्शन नहीं है तो सेकंड फैक्टर जो आपको देखना है वो कौन सा देखना है, मॉलिक्यूलर वेट देखना है ना। जिसका मास जितना ज़्यादा होगा उन मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन उतना ज़्यादा होगा। अरे बोलो ना। जिनका मास बहुत ज़्यादा होगा उनके बीच में अट्रैक्शन भी क्या होगा, ज़्यादा। तो ये तीन जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पर लिखे गए हैं इनके मॉलिक्यूल्स में किसी दूसरे तरीके का अट्रैक्शन तो है नहीं। कोई स्ट्रॉन्ग इफेक्ट, कोई एच बॉन्डिंग या किसी दूसरे तरीके का अट्रैक्शन तो है नहीं। तो यानी इनमें देखा जाएगा क्या, इनमें डिसाइड करने के लिए कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा किसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, आप क्या देखेंगे, मॉलिक्यूलर वेट। तो बताओ मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज़्यादा किसका होगा, एच आई का, फिर एच बी आर का, फिर एच सी एल का। अरे हाइड्रोजन तो सभी में है, ऊपर से नीचे आते जाओगे तो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास सब तो इंक्रीज ही करता है। फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। ये सब भी बताना जब पड़ता है ना तो लगता है कि क्या ही हम करें। ऊपर से नीचे आने में एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों ना इंक्रीज करता है जी। तो सबसे भारी कौन हुआ, आयोडीन। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट ऑर्डर क्या आएगा, अट्रैक्शन के कारण तो कौन जीतेगा बताओ, एच एफ। क्योंकि एच एफ में क्या हो रहा था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके बाद इन तीनों में सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास किसका है, एच आई का। तो उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, एच आई का। उसके बाद एच बी आर का और लास्ट में एच सी एल का। है ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट अपने सारे हैलोजन एसिड्स में सबसे कम होगा। ठीक है, ये जो भी मैंने लिखा है आप इनको हैलोजन एसिड्स बोल सकते हैं। कितने लोग को चमका ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर समझ में आ रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट अट्रैक्शन पे तो डिपेंड करता ही है, साथ साथ में मॉलिक्यूलर मास पे भी डिपेंड करता है। हम आपको लिखने का मौका नहीं देते। हाँ, ये क्लियर है कितने लोगों को, चमका क्या। चलो। चलो अब इसी तरीके का एक क्वेश्चन देते हैं। कंपेयर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ
चलो अब बताओ, ये आंसर सबका आना चाहिए। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोजन सल्फाइड H2SE ओ स्टाइल से TPO, ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट्स हैं। कंपेयर कंपेयर माड़ी। जे अंदर क्या है बाहर क्या है। फिर फिर वेरी गुड। यहाँ पर सिर्फ वाटर का मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें क्या होगा, एच बॉन्डिंग। क्लियर है? एच बॉन्डिंग के डेफिनेशन से तो क्लियर है कि सिर्फ वाटर में एच बॉन्डिंग होगा। इसका मतलब वाटर का एक मॉलिक्यूल वाटर के दूसरे मॉलिक्यूल से अट्रैक्टेड रहेगा विद द हेल्प ऑफ एच बॉन्डिंग, जबकि इन सारे मॉलिक्यूल्स में किसी भी मॉलिक्यूल के पास एच बॉन्डिंग नहीं हो सकता। मतलब इनके मॉलिक्यूल्स आपस में अट्रैक्टेड नहीं रहेंगे विद द हेल्प ऑफ एच बॉन्डिंग, या किसी भी तरीके का कोई मेजर अट्रैक्शन नहीं रहेगा। चमका? इसका मतलब इसमें तो अट्रैक्शन है। अरे बोलो तो, इसमें तो अट्रैक्शन है लेकिन इनमें नो अट्रैक्शन। तो जब इनमें कोई अट्रैक्शन नहीं है तो इनका बॉइलिंग पॉइंट कैसे देखा जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। अरे बोलो तो, दो दो हाइड्रोजन तो सभी में है, लेकिन अगर आप ऑक्सीजन फैमिली को देखो, यही ना है, तो डाउन द ग्रुप इसका एटॉमिक नंबर भी और मास नंबर भी दोनों क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो यानी कि सब आंसर क्या आ जाएगा, सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, वाटर का। उसके बाद फिर H2TE, फिर H2SE, और लास्ट में H2S। इसका सबसे ज़्यादा हुआ क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन लग रहा है, तो अट्रैक्शन लगने के कारण बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। लेकिन इन तीनों में से किसी में भी कोई अट्रैक्शन नहीं लग रहा, तो जब अट्रैक्शन का फैक्टर नहीं होता तब कौन सा फैक्टर देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट के लिए, मॉलिक्यूलर मास देखते हैं या मॉलिक्यूलर वेट देखते हैं। तो जो मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा भारी होगा उनके बीच में अट्रैक्शन भी सबसे ज़्यादा लगेगा। चमका? क्या कर लोगे इस टाइप के सवाल? इसमें देखो एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, थोड़ा ध्यान रखना। कंपेयर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ NH3, PH3, ASH3, SbH3 एंड BiH3। ठीक है, ये पूरा नाइट्रोजन फैमिली है, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बेईमान है ना। अरे बोलो, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी एंड बिस्मथ। ठीक है, चलो।
बोलो आंसर। इसमें देखो थोड़ा सा, एमोनिया ही ऐसा है जिसमें क्या होगा, एच बॉन्डिंग। मतलब एच बॉन्डिंग है तो इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। लेकिन इन सब में नो अट्रैक्शन। अरे बोलो। तो नो मतलब एच बॉन्डिंग वाला इफेक्ट नहीं है, कोई स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन नहीं है इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में। क्लियर है? इसका मतलब यहाँ पर क्या देखा जाएगा फैक्टर, मॉलिक्यूलर वेट। अरे बोलो। तो अभी तक क्या होता था, जैसे आपने हैलोजन फैमिली में डिस्कस किया, फ्लोरीन वाले फैमिली में, ऑक्सीजन वाले फैमिली में, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो तीन ही के साथ होगा, फ्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नहीं तो नाइट्रोजन के साथ। तो फ्लोरीन वाला हो गया, ऑक्सीजन वाला हो गया, अब कौन सा आया है, नाइट्रोजन वाला। लेकिन अभी हम तुमको बताए कि इन तीनों में भी नाइट्रोजन के साथ जो एच बॉन्डिंग होता है वो उतना स्ट्रांग नहीं होता जितना फ्लोरीन और ऑक्सीजन वाला होता है। तो अभी तो एमोनिया के केस में देखो एच बॉन्डिंग कितना हुआ था, एक ही एच बॉन्डिंग हुआ था। अरे बोलो। तो यानी कि एमोनिया में जो एच बॉन्डिंग होगा, बिल्कुल एच बॉन्डिंग होगा, लेकिन उतना स्ट्रांग नहीं होगा जितना फ्लोरीन और ऑक्सीजन वाला, मतलब जितना वाटर में हो रहा था या एचएफ में हो रहा था, है ना। तो इसका जो एक्चुअल ऑर्डर आता है थोड़ा एक्सपेरिमेंटल है, सबसे ज़्यादा आएगा BiH3 का, फिर आएगा SbH3 का, फिर बीच में आएगा एमोनिया, फिर आएगा ASH3, और सबसे लास्ट में आएगा PH3। देखो एच बॉन्डिंग हो रहा है, एच बॉन्डिंग हो रहा है तो इसको सबसे आगे होना चाहिए था, लेकिन एमोनिया में उतना अच्छा एच बॉन्डिंग नहीं हो पाता जितना वाटर में हो रहा था और एचएफ में हो रहा था। एचएफ में दो एच बॉन्डिंग हो रहे थे, वाटर में तीन तीन, या वाटर में चार चार एच बॉन्डिंग हो रहा था, है ना। लेकिन एमोनिया के मॉलिक्यूल में एक ही एच बॉन्डिंग है। तो ठीक है, एमोनिया के मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन है, लेकिन बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं है, इसलिए ये सबसे आगे नहीं आ पाया। बाकी इसका तो सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास सबसे ज़्यादा है। उसके बाद मॉलिक्यूलर मास SbH3 का है, उसके बाद ASH3 का। तो अब ASH3 का मॉलिक्यूलर मास से ज़्यादा डोमिनेंट निकला एमोनिया का एच बॉन्डिंग, तो इसीलिए ये वाला रिजल्ट आता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है ना। नहीं तो अगर नहीं पता रहेगा तो एग्ज़ाम में आप पक्का गड़बड़ करके आएंगे। इम्पॉर्टेंट। ये आपका ऑर्डर है किसका, बॉइलिंग पॉइंट का। बाकी तो कॉन्सेप्ट इजी है, बाकी ये वाला क्वेश्चन आ जाए या ये वाला क्वेश्चन आ जाए, ये वाला आ जाए या ये वाला आ जाए, तो ये सब चीज़ें तो आसान है ये वाला। ठीक है, ये नाइट्रोजन वाले केस में, नाइट्रोजन फैमिली वाले केस में थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि एमोनिया में एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतना नहीं होता जितना वाटर में था या जितना एचएफ में था। अरे बोलो तो, इसलिए ध्यान रखना। ठीक है, इसमें एच बॉन्डिंग है, कोई दुनिया का ये ताकत नहीं बोल सकता कि यहाँ एच बॉन्डिंग एमोनिया में नहीं है, बिल्कुल है। मेरा बस ये कहना है कि नाइट एमोनिया के केस में जो एच बॉन्डिंग है वो उतना स्ट्रांग या उतना डोमिनेंट नहीं है जितना वाटर में था या हाइड्रोजन फ्लोराइड में था। लॉजिक क्लियर है? तो इसीलिए ये सबसे आगे ना आ करके सिर्फ इन दोनों से आगे आ पाया। बाकी ये दोनों इससे आगे इसलिए हैं क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर मास काफ़ी ज़्यादा है। तो बॉइलिंग पॉइंट तो मॉलिक्यूलर मास पे भी डिपेंड करता है। तो ये वाला जो रिजल्ट है इसको थोड़ा ध्यान रखना है ना, थोड़ा सा ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से भी आया है। अरे बोलो। चमका क्या? क्लियर? तो इसलिए याद रखना, एमोनिया में उतना अच्छा हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता जितना वाटर में हुआ था या हाइड्रोजन पेरोक्साइड में हुआ था या एचएफ में हुआ था। इसलिए आज का सबसे पहला क्वेश्चन हम आपको यही कराए थे, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपको यही कराया था ताकि आपको पता चल जाए कि एच बॉन्डिंग तो सभी में हो रहा है, लेकिन फिर भी एक्सटेंट ऑफ एच बॉन्डिंग या कितना अच्छा एच बॉन्डिंग या कितना ज़्यादा एच बॉन्डिंग हो रहा है वो सब में अलग अलग है। अरे बोलो। हाइड्रोजन पेरोक्साइड में 6 हो रहा था, वाटर में 4 हो रहा था, एचएफ में 2 हो रहा था, लेकिन एमोनिया में कितना हो रहा था, 1। तो एक्सटेंट ऑफ एच बॉन्डिंग इन एमोनिया उतना ज़्यादा नहीं है जितना वाटर में या बाकी सब में है। क्लियर है क्या? इसीलिए यहाँ पर एमोनिया जो है वो टॉप नहीं कर पाया। एमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा नहीं हो पाया क्योंकि ये एच बॉन्डिंग करेगा तो, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं करेगा। तो एमोनिया के मॉलिक्यूल्स अट्रैक्टेड होंगे लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड नहीं होंगे, इसीलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा या सबसे ज़्यादा अपने ग्रुप में नहीं होगा। चमका क्या? कोई दिक्कत? चलो वेरी गुड, लिख लो इसको, ध्यान रखो, इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट है।
हो गया, आगे बढ़े। चलो देखो, अगला है अपना सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल एच बॉन्डिंग। क्या है बोलो? सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल एच बॉन्डिंग। ठीक है, कुछ दिन पहले हम एक एग्जांपल लिए थे HF2- का और HF का। ठीक है, तो HF2- को हम लोग लिख सकते हैं F- और HF लिख सकते हैं, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। तो इनके बीच में एक अट्रैक्शन है यहाँ पर, जिसको आप क्या बोलोगे? एच बॉन्डिंग। अरे बोलो, ये हाइड्रोजन किससे कनेक्टेड है? फ्लोरीन से, और उसके सामने कौन है? फ्लोरीन। ठीक है, इस तरीके के एच बॉन्डिंग को आपने एक स्पेशल नाम दिया था, आपने इसको बोला था आयन डाइपोल इंटरैक्शन या आयन डाइपोल एच बॉन्डिंग। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे एक परफेक्ट आयन प्रेजेंट है, उसके ऊपर परफेक्ट एक माइनस चार्ज है, और यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण एक पे पार्शियल पॉजिटिव और एक पे पार्शियल नेगेटिव आया है ना, तो दोनों पोल्स आए हैं ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसलिए इस चीज़ को डाइपोल बोला जाएगा और इस चीज़ को आयन बोला जाएगा। बताया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ स्पेशल केस ऑफ डाइपोल डाइपोल एंड आयन डाइपोल इंटरैक्शन लास्ट क्लास में। ठीक है, अगर आप HF को फोकस करोगे तो आपके पास यहाँ HF का एक मॉलिक्यूल और HF का दूसरा मॉलिक्यूल होगा, ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। क्लियर है? इनके बीच में यहाँ पर क्या होगा बोलो? एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन लगेगा। ठीक है, ये भी इस अट्रैक्शन को अभी आप क्या बोलोगे? एच बॉन्डिंग। अरे बोलो ना, ये हाइड्रोजन किससे कनेक्टेड है? फ्लोरीन से, और उसको सामने भी कौन सा दिख रहा है? फ्लोरीन दिख रहा है। लेकिन इस तरीके के इंटरैक्शन को आप क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। ये कैसा है? ये एक डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन है। कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये वाला पार्ट तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। अब हम तुमसे एक सवाल अगर पूछें कि आयन डाइपोल इंटरैक्शन और डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन में से स्ट्रॉन्ग कौन है? ये दोनों ही एच बॉन्डिंग है, लेकिन फिर भी अगर हम एक जनरल बात बोलें कि यहाँ पर जो अट्रैक्शन है एच पे डेल्टा प्लस पे और एफ माइनस के बीच में, ये वाला अट्रैक्शन ज़्यादा है या पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन ज़्यादा है? क्योंकि जिसमें ज़्यादा अट्रैक्शन लगेगा वो स्ट्रॉन्गर इफेक्ट होगा। बताओ बताओ बताओ। यहाँ पर जो अट्रैक्शन लग रहा है वो स्ट्रॉन्ग है या यहाँ पे जो अट्रैक्शन लग रहा है वो स्ट्रॉन्ग है? कुछ तो बोलो। आयन डाइपोल एक स्ट्रॉन्गर इफेक्ट होता है एज कंपेयर टू डाइपोल डाइपोल, क्योंकि देखो यहाँ पर जो अट्रैक्शन है वो बहुत हल्के से पॉजिटिव और बहुत हल्के से नेगेटिव के बीच में है। क्या यहाँ पर एक परफेक्ट प्लस है? क्या यहाँ एक परफेक्ट माइनस है? नहीं, ये पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव तो बस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण आया है ना। ये जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है ये एक परफेक्ट पॉजिटिव चार्ज से कम है, और ये जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है ये एक परफेक्ट नेगेटिव चार्ज से कम है। इसका मतलब यहाँ पर जो अट्रैक्शन आ रहा है वो परफेक्ट चार्जेस के बीच में नहीं, पार्शियल चार्जेस के बीच में है। जबकि यहाँ पर एक तो पार्शियल चार्ज है लेकिन कम से कम एक तो परफेक्ट चार्ज है ना, माइनस। तो इसीलिए यहाँ पे एक परफेक्ट कैटायन या एनायन या परफेक्ट एनायन रहने के कारण ये जो इंटरैक्शन है वो डाइपोल डाइपोल वाले से क्या होता है? स्ट्रॉन्ग। इतना समझ में आया? बोलो। अब देखो होता क्या है, ये स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन है, ये वीक इंटरैक्शन है ना, ये आप लिख सकते हो कि इंटरैक्शन के बेसिस पर। किसके बेसिस पर? इंटरैक्शन के बेसिस पर। तो तुमको ऐसा नहीं लगता कि अगर इनके बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो ये एफ माइनस और ये एच जो है ये ज़्यादा नज़दीक आएंगे? बोलो, ये एफ माइनस और ये जो एच है ये नज़दीक आ जाएंगे क्योंकि इनके बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा है। अच्छा, नज़दीक आ जाएंगे तो ये जो बॉन्ड यहाँ पर बना है, ये जो एच बॉन्ड यहाँ पे बना है, इसका बॉन्ड लेंथ
लगभग अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स ये एच एफ का बॉन्ड लेंथ, ये जो नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड है यहाँ पे, अरे बोलो, कोवैलेंट बॉन्ड जो है यहाँ पर, इसका भी अपना बॉन्ड लेंथ होगा। बॉन्ड लेंथ क्या होता है हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दो एटम के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को आप क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ। तो यहाँ पर एच एफ का जो बॉन्ड लेंथ है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा इस वाले बॉन्ड लेंथ के। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है। देखो ये तो नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड है तो इसका तो अपना बॉन्ड लेंथ होगा, लेकिन यहाँ पर F माइनस और H के बीच में क्योंकि आयन डाइपोल इंटरेक्शन है और वो स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन होता है, स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन होता है, तो ये F माइनस और ये H जो है वो और नज़दीक आ जाएंगे। और अगर ये और नज़दीक आ जाएंगे इसका मतलब ये नज़दीक आएंगे तो ये वाले बॉन्ड का भी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो कम होकर ये एक कोवेलेंट बॉन्ड के बॉन्ड लेंथ के बराबर हो जाता है। इसीलिए इस तरीके के अट्रैक्शन को हम बोलते हैं, या एच बॉन्डिंग को बोलते हैं सिमेट्रिकल एच बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल एच बॉन्डिंग। सिमेट्रिकल एच बॉन्डिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड लेंथ इक्वल हो गए। अरे बोलो, ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड वाला बॉन्ड लेंथ और नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड वाला बॉन्ड लेंथ, दोनों का बॉन्ड लेंथ इक्वल हो गया। इसीलिए इस टाइप के एच बॉन्डिंग को आप बोलते हैं सिमेट्रिकल एच बॉन्डिंग। अरे बोलो, वही यहाँ पर ये जो अट्रैक्शन है, क्या ये स्ट्रांग है? क्या ये आयन डाइपोल जितना स्ट्रांग है या वीक है? वीक है। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन उतना स्ट्रांग इंटरेक्शन नहीं है जितना आयन डाइपोल है। बोलो, इसका मतलब ये जो एच बॉन्डिंग है ये उतना स्ट्रांग नहीं है जितना आयन डाइपोल वाला था। इसका मतलब ये फ्लोरीन और ये हाइड्रोजन उतने नज़दीक नहीं आ पाएंगे, और उतने नज़दीक अगर नहीं आ पाएंगे तो वो नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड के बॉन्ड लेंथ के इक्वल होंगे नहीं। तो इस वाले को आप बोलोगे अनसिमेट्रिकल एच बॉन्डिंग। क्या बोलोगे? अनसिमेट्रिकल एच बॉन्डिंग। बोलो, क्लियर है क्या? अनसिमेट्रिकल एच बॉन्डिंग बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड लेंथ्स जो हैं आर नॉट इक्वल। अरे बोलो, तो यहाँ पर सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल जो वर्ड यूज़ किया गया है ये किस कॉन्सेप्ट के लिए यूज, किस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत यूज़ किया गया है? बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ इक्वल हो गया तो सिमेट्रिकल, और बॉन्ड लेंथ अनइक्वल रह गया तो अनसिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल एच बॉन्डिंग किसको बोलेंगे? डाइपोल डाइपोल को कि आयन डाइपोल को? आयन डाइपोल को। और अनसिमेट्रिकल एच बॉन्डिंग किस में होगा? डाइपोल डाइपोल में। बोलो यार, दिस कंप्लीट्स योर एच बॉन्डिंग। एच बॉन्डिंग यहाँ पर आपका पूरे तरीके से कंप्लीट हो गया। ये वाला देख लो अच्छे से, थोड़ा कॉन्सेप्ट देख लो, ठीक है। ये वाला पार्ट तो हम तुमको पहले ही पढ़ाए थे, आयन डाइपोल वाला और डाइपोल डाइपोल वाला। क्लियर है? तो आयन डाइपोल है, डाइपोल डाइपोल है, तो यहाँ पर एक इंटरैक्शन है, यहाँ पर एक इंटरैक्शन है, दोनों ही एच बॉन्डिंग है। तो कोई ताकत नहीं बोल सकता कि ये एच बॉन्डिंग नहीं है, ये एच बॉन्डिंग है। दोनों ही एच बॉन्डिंग है, क्योंकि एच बॉन्डिंग के कंडीशन दोनों ही सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो फिर सवाल पूछा जाता है कि ठीक है, जब ये भी एच बॉन्डिंग है, ये भी एच बॉन्डिंग है, तो दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन सा है? तो हमेशा याद रखना, आयन डाइपोल इंटरैक्शन स्ट्रॉन्गर इफेक्ट होता है किससे? डाइपोल डाइपोल से। रीजन समझ में आया? क्योंकि आयन डाइपोल में परफेक्ट चार्जेस प्रेजेंट होंगे। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होगा कि पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव के बीच में? परफेक्ट पॉजिटिव और परफेक्ट नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन क्या होगा? ज़्यादा। तो परफेक्ट चार्ज आ जाने के कारण या आयंस के आ जाने के कारण अट्रैक्शन या रिपल्शन जो भी हो वो ज़्यादा होता है। बोलो, क्लियर है? तो जाहिर सा बात है यहाँ अट्रैक्शन ज़्यादा था, अट्रैक्शन ज़्यादा था तो ये मॉलिक्यूल्स, ये फ्लोरीन और ये हाइड्रोजन नज़दीक आ गए। नज़दीक आ जाएंगे तो ये बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाएगा, और ये छोटा होकर इसके बराबर हो जाएगा। अरे बोलो ना। तो यहाँ पर जो बॉन्ड्स इन्वॉल्व हैं उनका बॉन्ड लेंथ क्या है? सेम या अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो गया। इसीलिए इस टाइप को बोलते हैं सिमेट्रिकल एच बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल एच बॉन्डिंग, क्योंकि यहाँ बॉन्ड लेंथ इक्वल हो गए। यहाँ पर डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस के बीच में अट्रैक्शन है, क्या ये उतना स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है जितना आयन डाइपोल होगा? नहीं। इसका मतलब ये फ्लोरीन और ये एच उतने नज़दीक नहीं आ पाएंगे। इसका मतलब इसका बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा और नॉर्मल कोवेलेंट का बॉन्ड लेंथ क्या होगा? छोटा, है ना। अगर हम इस वाले बॉन्ड लेंथ को y बोलें और इस वाले बॉन्ड लेंथ को x बोलें तो इस केस में हम लिख सकते हैं कि x इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू y। नहीं लिख सकते? जबकि यहाँ पर अगर हम HF के बॉन्ड लेंथ को y और इसके बॉन्ड लेंथ को x बोलें तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा x इज ग्रेटर देन y। नहीं लिखेंगे?
क्योंकि ये उतना अट्रैक्शन नहीं है तो ये मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे, दूर दूर होंगे तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगा, बड़ा होगा। अरे बोलो ना, चमका क्या? तो दिस कंप्लीट्स योर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बाबू इंडिविजुअली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह भी पढ़ोगे, देखोगे वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे आंसर्स का जो रीज़न है वो एच बॉन्डिंग होगा। मतलब ये एक ऐसा यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है ना जो पूरे केमिस्ट्री में कहीं पर भी लग सकता है। समझ में आ रहा है? जैसे इवन फिजिकल केमिस्ट्री में भी, जैसे याद है वो वाला चीज़ हम लोग जो पढ़े थे, एसिटिक एसिड का एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर वेट 60 नहीं आता, एच बॉन्डिंग हो रहा था तो वो डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था, है ना। हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे सॉल्यूशन करके, है ना, वहाँ पे वांट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल बनाने में तुमको इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो एच बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके कॉन्सेप्ट्स हर जगह केमिस्ट्री में यूज़ होते रहेंगे। ठीक है, मेन मोटी मोटी जो बातें मैंने आपको सारी बताई हैं, सिखाई हैं, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। देखो, केमिस्ट्री को अच्छा करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप पढ़ाई गई चीज़ों को बार बार पढ़िए। फिजिक्स और मैथ्स में क्या होता है, कॉन्सेप्ट्स कम होते हैं, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा चाहिए रहता है। अरे बोलो यार। लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खास करके कि जो चीज़ आपको पढ़ाया जा रहा है, जितने क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं, आप उनको कम से कम बार बार करते रहिए। और उसके बाद फिर अपना जो होमवर्क देते हैं वो बनाइए, क्वेश्चन बैंक बनाइए, है ना। ये तो ये सब बनाते रहोगे। ऐसा नहीं कि तुमको एक एक चैप्टर पे 500-500 क्वेश्चन बनाने की ज़रूरत है, नहीं। तुम जितने PYQs आए हैं उतने अच्छे से कर लो, जो कॉन्सेप्ट्स तुमको पढ़ाया जा रहा है इनको अच्छे से कर लो। तो कोई नया क्वेश्चन भी फ्रेम होकर आएगा तो तुम बिल्कुल इस पोजीशन में रहोगे कि तुम उसको सॉल्व कर लोगे। लेकिन केमिस्ट्री उन्हीं की अच्छी नहीं होती, खास करके ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, जो बार बार नोट्स को रिवाइज नहीं करते। क्योंकि इसमें रिवीजन वाली चीज़ें रहती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं। आप सोचेंगे हम एक बार दो बार पढ़ लें और हमको एग्ज़ाम में सब याद रह जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो आप इसको बार बार पढ़ते रहिए, रोज़ सुबह शाम, है ना। रात को सोने के बाद और सुबह उठने से पहले सुसुम पानी से 2-2 गोली लेते रहिएगा, तो आपका एकदम मस्त चमक जाएगा। समझ रहे हो ना, रात में सोने के बाद और सुबह उठने से पहले सुसुम पानी से 2-2 गोली लेते रहना है। तो आपको सारा इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक आता रहेगा, कॉन्सेप्ट वाइज आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में अगर कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं तो सवाल भी बन जाएंगे, कोई दिक्कत। चलो, अपना अगला टॉपिक है ऑक्सी एसिड्स। क्या है बोलो? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। केमिकल बॉन्डिंग का हर एक टॉपिक ही बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद है मैंने तुमको बताया था कि हम लोग स्ट्रक्चर्स तो पढ़ रहे हैं, लेकिन मैंने आपको हर तरीके के स्ट्रक्चर्स नहीं पढ़ाए हैं। वो जो हम लोग पढ़ रहे थे स्टेरिक नंबर वाले केसेस में, हमने बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए थे। लेकिन उस समय भी हम बोले थे कि लगभग 70-80% ही है। 10-20% ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनका स्ट्रक्चर जो आपके सिलेबस में है वो आगे इसी चैप्टर में डिस्कस होंगे। बोलो क्लियर है? तो उसमें से भी एक कैटेगरी ऑक्सी एसिड्स है। ठीक है, ऑक्सी एसिड बोलते किसको हैं? सबसे पहले नाम में इसके क्या है, एसिड। अरे बोलो। तो ये होते तो एसिड्स ही हैं, लेकिन ऐसे एसिड्स होते हैं जिनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट होने चाहिए, है ना। ऑक्सी एसिड्स ऐसे एसिड्स होते हैं जिनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। मतलब ऐसा कोई एसिड जिसमें ऑक्सीजन या हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट ना हो, आप उसको ऑक्सी एसिड नहीं बोलोगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे कोई पूछे कि बताओ H2SO4 क्या है, तो आप बोलोगे ये एक ऑक्सी एसिड है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन भी दिख रहा है और हाइड्रोजन भी दिख रहा है, और नाम भी इसका बचपन से पढ़ते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। अरे बोलो। जैसे आपसे कोई पूछे H2H2O7, H2H2O7, ठीक है, नाम क्या लिखते हैं वो छोड़ दीजिए, नाम वाम लिखना हम सब बताएंगे। आपको तो लगेगा ये तो हमको पता है, ये नहीं पता कि इसका नाम क्या है। हर एक चीज़ का नाम लिखना, उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, हर एक चीज़ इस टॉपिक में बताया जाएगा, है ना। आने वाले समय में आप फट से बता देंगे कि इस एसिड का क्या नाम है, चमका। लेकिन टाइम बीइंग के लिए बस इतना बताओ कि ऑक्सी एसिड है कि नहीं।
आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दिख रहा है ना, हाँ, तो ये ऑक्सी एसिड है। जैसे आपसे कोई पूछे H3PO4, ये तो जानते होगे, फॉस्फोरिक एसिड। कौन सा एसिड? फॉस्फोरिक एसिड। तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है। आपसे कोई पूछे HCl, HCl एसिड तो है, दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लेकिन क्या ये ऑक्सी एसिड है? नहीं, ये ऑक्सी एसिड नहीं है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं है। हाइड्रोजन तो दिख रहा है लेकिन ऑक्सीजन नहीं दिख रहा। तो इस एसिड में, इस कैटेगरी या इस टॉपिक का नाम है ऑक्सी एसिड। तो यहाँ हम लोग वही एसिड्स का डिस्कशन करेंगे जिनमें ऑक्सीजन आता हो। बोलो, क्लियर है कोई? जैसे आपसे कोई पूछे H3BO3, बोरिक एसिड है, क्या नाम है इसका? बोरिक एसिड, या हाइड्रोबोरिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दिख रहा है, तो ये भी ऑक्सी एसिड है। तो ऐसे एसिड्स जिनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन रहते हैं, आप उनको क्या बोलते हैं? ऑक्सी एसिड्स बोलते हैं। कोई दिक्कत किसी को? चलिए, जब एसिड वर्ड कभी भी आता है तो उससे एक कॉन्सेप्ट रिलेट होता है जिसको बोलते हैं बेसिसिटी। क्या बोलते हैं? बेसिसिटी। ठीक है, अगर कभी भी कोई एसिड वर्ड आता है तो उससे एसोसिएटेड एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं बेसिसिटी। बेसिसिटी का मतलब होता है कि जब आप उस एसिड को पानी में डालेंगे तो वो कितने H+ आयंस आपको दे सकता है। एसिड का काम क्या होता है? व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एसिड? एसिड का ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है कि एक्वस सॉल्यूशन में वो आपको कौन सा आयन देता है? H+ आयन देता है ना। तो एसिड का ये प्रॉपर्टी होता है कि इन एक्वस सॉल्यूशन, अरे बोलो यार, दे लिबरेट H+ आयंस। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन मतलब पानी में जब उन एसिड्स को डालोगे तो वो अपने H+ आयंस छोड़ेंगे। कोई दिक्कत? ठीक है, तो बेसिसिटी मतलब यही होता है। अगर आपको कोई पूछे व्हाट इज बेसिसिटी, तो बेसिसिटी मतलब होता है नंबर ऑफ H+ आयंस लिबरेटेड इन एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ एसिड्स। ठीक है, किसी भी एसिड को उठा के पानी में डाल दो, वो एसिड जितने H+ आयंस तुमको दे सकता है। तुम उधर क्या देख रहे हो? हमको देखो, हमको। ठीक है, आप किसी भी एसिड को उठाए, ऐसे 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 मुंडी पकड़ के उठाए और पानी में डाल दिए। पानी में जाने के बाद वो एसिड आपको जितने H+ आयंस दे सकता है वो उसकी बेसिसिटी कही जाती है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास H2SO4 है। अरे बोलो, जब तुम इसको पानी में डालोगे तो ये तुमको 2H+ दे सकता है, मैक्सिमम नहीं दे सकता। SO4 2-। अरे बोलो। ठीक है, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई? अब बोलोगे ही नहीं। इसकी बेसिसिटी हो गई 2, क्योंकि ये पानी में जाने के बाद आपको मैक्सिमम 2H+ आयंस दे सकता है। ठीक है, चलो, फिर आता जैसे मान लो तुमसे पूछे H3PO4, ये कितने H+ दे सकता है? 3H+ दे सकता है। तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? अब बोलो यार। 3 हो जाएगी। जैसे आपके पास एक एसिड HOCl है, क्या है? HOCl, तो ये एक एक H+ दे सकता है, नहीं दे सकता? तो ये इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो इस तरीके से, है ना, इस तरीके से कोई भी एसिड जितने H+ आयंस अपने एक्वस सॉल्यूशन में देता है वो उसकी बेसिसिटी कही जाती है। अरे बोलो ना। ठीक है, तो अब बात ये आता है कि आपको, हमको कैसे पता चलेगा सर कि किसकी बेसिसिटी कितनी है? सब एसिड के बारे में तो हमको जानकारी है नहीं। हम तो गिना चुना 5-6 एसिड उंगली पे जानते हैं। कोई नया एसिड अगर मान लीजिए एग्जाम में आ गया तो हम कैसे पता लगाएंगे कि उसकी बेसिसिटी कितनी है? ठीक है, पहले यहाँ तक बोलो, कॉन्सेप्ट कितने लोग को समझ में आया? ठीक है, एक बच्चे एक कॉन्सेप्ट क्या लगाते हैं कि सर जितने हाइड्रोजन दिखे उतनी बेसिसिटी। जैसे H2SO4 में कितने हाइड्रोजन दिख रहे थे? 2, तो बेसिसिटी कितनी आ गई? 2। H3PO4 में कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं? 3, बेसिसिटी कितनी है? 3।
यहाँ पर कितना हाइड्रोजन दिख रहा है? एक। तो बेसिसिटी कितनी हो गई? एक। तो क्या ये बोलना सही रहेगा कि जितने भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में जितने भी हाइड्रोजन दिखें, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में जितने भी हाइड्रोजन दिखें वो सब उसकी बेसिसिटी होगी? यहाँ पे तो 3 एग्जाम्पल मैंने लिए, ये बात सही है, दिख रहा है, जितने दिख रहे थे उतने हैं, लेकिन ये बात हमेशा सही नहीं होता। एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में जितने भी हाइड्रोजन दिखें वो उतनी उसकी बेसिसिटी होगी, या उतना ही H+ आयंस वो अपने पानी में जाके डिसॉल्व करेगा, ये बात जरूरी नहीं है। अरे बोलो। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स प्रेजेंट इन molecular formula is not always equal to basicity, is not always equal to basicity। एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में जितने हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं वो हमेशा बेसिसिटी के बराबर हो ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तब तो ये बड़ा पंगा हो गया। जब तक हम किसी का स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, ये नहीं बनाएंगे, तब तक तुमको पता ही नहीं चल पाएगा कि उसकी बेसिसिटी कितनी है। तो हम तुमको इसका एक मस्त चीज़ सिखा रहे हैं। दुनिया में सिर्फ 4 एसिड ऐसे हैं, या हमारे सिलेबस में सिर्फ 4 एसिड ऐसे हैं जिनमें दिखने वाले हाइड्रोजन बेसिसिटी के बराबर नहीं होते। उन 4 को स्पेशल की तरह याद कर लेंगे, और बाकी उनके अलावा जितने भी एसिड आएंगे उसमें जितना H दिखेगा उतना ही उसकी बेसिसिटी हो जाएगी। ये चमका कि नहीं? बोलो। जैसे देखो, H3PO3, H3PO2, H3BO3, और एक है H4P2O5, H4P2O5। H4P2O5, ये 4 एसिड ऐसे हैं जिनमें जितना हाइड्रोजन दिखता है उतना उनकी बेसिसिटी होती नहीं है। ठीक है, जैसे H3PO3 की बेसिसिटी होगी 2, H3PO2 की बेसिसिटी होगी 1, H3BO3 की भी बेसिसिटी होगी 1, और इसकी होगी बेसिसिटी 2। याद रखने के लिए 2112। ठीक है, क्यों होता है ऐसा? क्यों इनमें जितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं उतनी एसिड नहीं होती? सारी चीज़ें जब हम लोग स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ये बात कितने लोग को चमका? तो सिर्फ ये 4 एसिड ऐसे हैं जिनमें जितने हाइड्रोजन आपको इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में दिख रहे हैं उतनी उनकी बेसिसिटी नहीं है। जैसे यहाँ पे 3 दिख रहे हैं लेकिन है कितने? 2। यहाँ 3 दिख रहा है लेकिन है कितना? 1। यहाँ 3 दिख रहा है लेकिन है कितना? 1। H4P2O5 में कितने दिख रहे हैं? 4, लेकिन है कितना? 2। इसके अलावा अगर कोई भी एसिड आपके सामने आ जाता है तो जितने भी हाइड्रोजन आपको उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में दिखे उतनी ही उसकी बेसिसिटी हो जाएगी। जैसे आपके सामने ये एसिड है H2H2O7, बोलो H2H2O7, ये आपके पास है। अरे बोलो ना। तो यानी आपसे पूछे कि इसकी बेसिसिटी कितनी है, तो 2, क्योंकि इसमें जितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं लिखे हैं उतने ही होंगे, क्योंकि वो इन 4 में नहीं है। ठीक है, एक्सेप्ट these 4 acids, all acids will have basicity equal to, except these 4 acids, all acids will have basicity equal to the hydrogen present in their molecular formula। कितने लोगों को ये पूरा बोर्ड समझ में आया? इस टॉपिक का नाम है ऑक्सी एसिड, मतलब ऐसे एसिड जिनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जरूर होंगे। पहले तो देख के पहचान जाओगे कि कौन से ऑक्सी एसिड हैं और कौन से ऑक्सी एसिड नहीं है। चमका?
जब भी एसिड एक वर्ड आएगा तो उससे एक टर्म डिफाइन होगा जिसको क्या बोला जाएगा, बेसिसिटी। बेसिसिटी का मतलब होता है कि जब आप उस एसिड का एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे या जब उस एसिड को पानी में डालेंगे तो पानी में जाने के बाद वो कितने H प्लस आयंस आपको दे सकता है। तो नंबर ऑफ आयोनाइजेबल या नंबर ऑफ लिबरेटेड H प्लस आयंस इन एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ एन एसिड इज नोन एज इट्स बेसिसिटी। चमका क्या? ठीक है, तो जैसे यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स लिए आपको समझाने के लिए कि बेसिसिटी क्या होता है। तो अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कैसे पता चलेगा कि किस एसिड की बेसिसिटी कितनी है। क्या जितने एक मॉलिक्यूलर फार्मूला में जितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं उतनी ही उसकी बेसिसिटी होगी? नहीं। अगर ये स्टेटमेंट कहीं लिख के आता है कि बेसिसिटी इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये स्टेटमेंट सही है या गलत? गलत, क्योंकि मैंने आपको 4 एग्जाम्पल यहीं पर दिखा दिए कि जिनमें जितने हाइड्रोजन इनके फॉर्मूले में दिख रहे हैं उतने उनकी बेसिसिटी नहीं है। ठीक है, तो अब कैसे पता चलेगा सर कि कितने एसिड्स हैं, कि मतलब कितनी बेसिसिटी है? तो उसका मैं आपको एक ट्रिक सिखा दिए। ये 4 एसिड मैंने यहाँ पर आपको लिखे हैं। इन 4 एसिड के अलावा कोई भी एसिड आता है तो जितने हाइड्रोजन उनके फॉर्मूले में दिखेंगे उतनी ही उनकी बेसिसिटी होगी, एक्सेप्ट दिस 4। और इनकी बेसिसिटी कितनी कितनी होगी ये भी हम बता दे रहे हैं। इतनी इतनी ही क्यों होगी ये भी आने वाले समय में बता देंगे, है ना। इसकी 2 ही क्यों है, इसकी 1 ही क्यों है, इसकी 1 ही क्यों है, इसके बारे में तो अभी ही डिस्कस कर लेंगे क्योंकि इसका एक अलग ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और बाकी सारी जो चीजें हैं वो स्ट्रक्चर से क्लियर हो जाएंगी। बोलो किससे क्लियर हो जाएंगी? स्ट्रक्चर से क्लियर हो जाएंगी। चमका क्या? ये पक हाँ है। बेसिसिटी तो हर एक एसिड का डिफाइन है। बेसिसिटी HCl की बेसिसिटी नहीं होगी, बिल्कुल होगी। HCl को जब एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे तो वो एक H प्लस आयन लिबरेट करेगा। बेसिसिटी हर एक एसिड की डिफाइन होती है। ऐसा हम नहीं बोल रहे कि सिर्फ ऑक्सी एसिड्स की बेसिसिटी होगी। कोई भी एसिड अगर प्रेजेंट है तो वो उसकी जो बेसिसिटी है वो डिफाइन होगी। ठीक है, हम लोग अभी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इनऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में डील कर रहे हैं। तो इनऑर्गेनिक एसिड्स में बहुत सारे एसिड्स ऑलरेडी आपके इस टॉपिक में आ जाएंगे, लगभग 90% एसिड कवर हो जाएंगे। चमका क्या? पक्का? कोई दिक्कत? ये क्लियर है यहाँ पे? तो ये याद रखना, 2 1 1 2। ठीक है, H3PO3 का 2, H3PO2 का 1, H3BO3 का 1 और H4P2O5 का 2। थोड़ा H3BO3 को देखते हैं, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं बोरिक एसिड। और इसकी बेसिसिटी कितनी है बताओ? 1। इसकी बेसिसिटी 1 है। 3 H दिख रहे हैं लेकिन फिर भी इसकी बेसिसिटी 1 है। इसका स्ट्रक्चर आप ऑलरेडी बना कर आए हैं अपने पुराने समय में, अपने कॉपी में देखिएगा। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, BOH होल थ्राइस। चेक करो, लिख सकते हैं। 3 हाइड्रोजन है, 3 ऑक्सीजन है, तो ऐसे लिख सकते हैं। सेंट्रल एटम कौन बनेगा? बोरॉन। बोरॉन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3। 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कितने ऑक्सीजन जोड़ने हैं? 3। तो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा मेरे हिसाब से। अरे बोलो। एक एक बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बन गया और ऑक्सीजन एक एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना लिया। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बोरिक एसिड। ठीक है, अब आप बेसिसिटी के डेफिनेशन के हिसाब से आप इसको किस में डालोगे? वाटर में डालोगे। किस में डालोगे? वाटर में डालोगे। ठीक है, तो पानी में जाने के बाद ऐसा लगता है कि ये 3 हाइड्रोजन जो यहाँ कनेक्टेड हैं, ये तीनों हाइड्रोजन 3H प्लस के फॉर्म में निकल जाने चाहिए। ठीक है, लेकिन मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया है लिविस एसिड और लिविस बेस का। अगर आप ध्यान से देखिए तो बोरॉन का जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट है। अरे बोलो, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बोरॉन के पास? 6 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 और 6। बोरॉन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है ना? क्या ये स्टेबल है? नहीं। सेंट्रल एटम का कम से कम ऑक्टेट तो कंप्लीट होना चाहिए। तो यहाँ पर इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। और ऐसे एलिमेंट जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता वो किसकी तरह बिहेव करते हैं? लेविस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। हम पढ़ा चुके हैं आपको पहले। और लेविस एसिड उनको बोलते हैं जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं। अरे बोलो यार।
ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही तुम इस मॉलिक्यूल को पानी में डालते हो, है ना, तो ये अपने H+ नहीं लिबरेट करता, क्योंकि बोलेगा एक तो मेरे पास अपने ऑक्टेट कंप्लीट है, ऊपर से तुम लगे मेरे ही कंपाउंड से चीज़ों को निकालने। तो ये क्या करता है बाबू, वाटर भी आपको पता तो होगा ही बेसिकली कि H+ और OH- के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। ये नहीं पता, वाटर में H+ आयंस भी होते हैं और OH- आयंस भी होते हैं। तो OH- आयन जो है वो जाके इस बोरॉन पर अटैक करता है, क्योंकि बोरॉन के पास वेकेंट ऑर्बिटल होता है। ये सारी बातें मैंने आपको बताई हैं। लिविस एसिड के पास वेकेंट ऑर्बिटल होता है, तभी वो तो बाहर वाले चीज़ों को एक्सेप्ट करेगा। तो बेसिकली ये एक, तो ये बन जाता है 3 OH तो इसके पास पहले से थे, अरे बोलो यार, और एक OH पानी वाला भी आ गया, और ओवरऑल बोरॉन पर क्या आएगा, नेगेटिव। देखो माइनस है, ये न्यूट्रल है, ये पहले एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा और फिर एक के साथ क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। तो ये न्यूट्रल था तो माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा। तो ये बन गया आपका BOH4-। अरे बोलो, और यहाँ पर एक H+ बचा। देखो, वो एक वाटर के मॉलिक्यूल में से आप एक OH- खींच लीजिएगा तो कितना H+ बनेगा, एक H+ बनेगा। इसका मतलब ये जो बोरिक एसिड है ये पानी में जाने के बाद अपना H+ में नहीं देता, ये पानी का OH- खींच लेता है, जिसके कारण पानी का एक H+ बच जाता है। देखो कितना चतुर चालाक एसिड है ये, दुनिया को आज तक झांसे में रखा है कि हम जो एसिड देते हैं वो खुद अपना वाला नहीं देते, वाटर का OH- आयन खींच लेते हैं, और वाटर का जो H+ बनता है वही आपको H+ के फॉर्म में सॉल्यूशन में दिखता है। इसीलिए इसकी बेसिसिटी 1 है। ऐसा 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 खतरनाक झांसा दुनिया को और कोई एसिड नहीं देता। दुनिया का कोई एसिड इतना चालबाज धोखेबाज नहीं है जितना ये है, क्योंकि ये पानी में जाने के बाद अपना एसिड नहीं देता, अपना H+ आयन नहीं देता। किसका H+ आयन है वो, ये जो H+ आपको दिख रहा है ये एक्चुअली है किसका, वाटर का, क्योंकि ये वाटर में से ही OH- खींच लेता है, क्योंकि ये खुद पहले बहुत अनस्टेबल है। कोई भी अनस्टेबल चीज सबसे पहले अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा, तो जैसे ही इसको पानी मिलता है तो ये पानी का OH- यहाँ पर खींच लेता है। और वाटर, अगर वाटर के अंदर H+ और OH- है, OH- तो ये ले गया, तो एक H+ बचा ना उस सॉल्यूशन के कंटेनर में, या उस एक्वा सॉल्यूशन में आपको एक H+ आयन दिखेगा। तो वो जो आपको एक H+ आयन दिख रहा है वो बोरिक एसिड के 3 H वाले में से कोई एक H है या कोई अलग ही H है? क्या ये H+ बोरिक एसिड के जो 3 हाइड्रोजन है उनमें से एक है? नहीं, ये वाटर का H+ है। ठीक है, लेकिन ओवरऑल डेफिनेशन क्या है कि पानी में जाने के बाद जितने H+ आयंस मिले, यही ना बेसिसिटी है। तो पानी में जाने के बाद ये पानी का ही OH- खींच लिया, तो पानी को एक सॉल्यूशन में एक H+ आयंस तो बचा, इसका मतलब वो हो गई इसकी बेसिसिटी। लेकिन याद रखना, ये जो H+ यहाँ पर दिख रहा है वो किसका है, जल ही जीवन का है। इसके पास 3 H जो पहले से प्रेजेंट है उनमें से एक भी H ये लूज नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि बाबू देखो ये क्या है, एक लिविस एसिड है। और वाटर को तुम, क्योंकि वाटर अपना कुछ दे रहा है, तो तुम इसको लिविस बेस बोल सकते हो कि नहीं, अरे बोलो, लिविस बेस। एक बात हम तुमको बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटली बता रहे हैं, ध्यान से सुनो। सबसे फास्टेस्ट रिएक्शंस इन केमिस्ट्री अगर कोई होता है तो वो एसिड बेस होता है। एसिड बेस रिएक्शंस आर कंसिडर्ड टू बी द फास्टेस्ट रिएक्शंस इन केमिस्ट्री, है ना। और भी बहुत सारे रिएक्शंस आपको लगे कि हो सकता है, लेकिन सबसे पहले देखना है कि अगर वो एसिड बेस हो रहा है कि नहीं। अगर एसिड बेस हो रहा है तो वो पक्का एसिड बेस ही करेगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर तुमको ऐसा लग रहा था कि ये अपना H+ आयन दे दे, लेकिन ये खुद लिविस एसिड था, और लिविस एसिड को मुलाकात हो गया लिविस बेस से, तो सबसे पहले ये आपस में रिएक्ट कर लेंगे कि नहीं। तो सबसे पहले वो आपस में रिएक्ट करके इस तरीके का चीज करेंगे। इसीलिए H3BO3 के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में तो 3 H दिख रहे हैं, लेकिन क्या ये तीनों H उसके बेसिसिटी में होंगे, उसकी बेसिसिटी 3 होगी नहीं, उसकी बेसिसिटी 1 है। और विचित्र बात यह है कि वो एक भी इनके 3 H में से किसी H का नहीं है। वो एक H कौन सा है, वाटर वाला, क्योंकि ये वाटर के OH- को खींच लेते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो एक वाटर के मॉलिक्यूल में से अगर OH- खींच लोगे तो बचेगा क्या, H+। ठीक है,
तो आपको आपके सॉल्यूशन के कंटेनर में, जैसे आपने एक कंटेनर लिया, उसमें एक पानी का मॉलिक्यूल और एक बोरिक एसिड डाल दिया, तो बाबू इस तरीके का काम होगा। बोरिक एसिड जो है वो एक H+ खुद का नहीं बल्कि वाटर का लिबरेट करवाता है। ये बोरिक एसिड की सबसे इम्पोर्टेंट बात है। कितने लोग को चमका ये? बाकी के जो आंसर्स है ना, बाकी के हैं कि इनके दो, इनके एक और इनके दो क्या है, वो तो जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बोरिक एसिड की बेसिसिटी 1 क्यों है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट भी है। ध्यान रखना, ये जो H+ होता है ये बोरिक एसिड का नहीं बल्कि पानी का है। मूर्खी बना रहा है ना दुनिया को, खुद पानी में जा रहा है और एक H+ दे दे रहा है, दुनिया समझेगा कि अपना दिया है ना। लेकिन ध्यान से देखने पे पता चला कि ये तो अपना दिया ही नहीं है, उल्टा पानी से ही वो H- खींच लिया है। तो एक H+ जो बच रहा है, इसको जो मिल रहा है आपको एक्वा सॉल्यूशन में, जो एक H+ आयन दिख रहा है, वो बेसिकली किसका है? वाटर का है। बोलो क्लियर है क्या? एक बार इसको अच्छे से देख लो फिर आगे बढ़ते हैं। बोलो क्लियर है? अच्छा, अब ध्यान से देखना। यहाँ पर मैंने तुमको बताया कि इन 4 एसिड्स को छोड़ के जितने हाइड्रोजन दिखेंगे वो सब उनके क्या होंगे? बेसिसिटी होंगे, मतलब उतने H+ आयन मिल जाएंगे। और तुम टॉपिक क्या पढ़ रहे हो? ऑक्सी एसिड। ऑक्सी एसिड में क्या क्या करना है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इसका मतलब बाकी जितने भी एसिड्स हैं उसमें जितने हाइड्रोजन आपको दिखेंगे वो सब हमेशा ऑक्सीजन से कनेक्टेड होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन से कनेक्टेड हाइड्रोजन क्या होता है? एसिडिक होता है। ऑक्सीजन से कनेक्टेड हाइड्रोजन क्या होगा? एसिडिक होगा। ठीक है, क्यों ज़्यादा एसिडिक होगा हम बताते हैं। देखो, जैसे आपके पास एक ऑक्सीजन है और ये H है, तो आपको तो पता है हाइड्रोजन से ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव तो पहले से होगा। तो यहाँ से ये जो ऑक्सीजन है ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इजीली ब्रेक हो जाएगा, और इजीली ब्रेक होने के कारण ये O- और H+ में टूट जाएगा, है ना। बॉन्ड टूटेगा तो ये बॉन्ड वाले दोनों इलेक्ट्रॉन कौन रखेगा? जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन। तो बॉन्ड अगर टूटेगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन रखेगा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन तो इसके खुद का पहले से है, और ये वाला भी इलेक्ट्रॉन उसी को मिल गया, तो इस पर क्या आएगा? माइनस। और हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़कर निकल रहा है तो क्या होगा? H+। तभी तो एसिड है। एसिड का काम होता है H+ देना। एसिड का काम क्या होता है? H+ देना। तो H+ कब दे पाएगा? जब वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से कनेक्टेड हो। और टॉपिक आप पढ़ रहे हैं ऑक्सी एसिड, तो ऑक्सीजन तो प्रेजेंट ही रहेगा। तो फ्लोरीन के बाद तो ऑक्सीजन का ही नंबर आता है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। तो इन 4 एसिड्स को छोड़कर जहां भी आपको जितने भी हाइड्रोजन दिखेंगे वो सारे हाइड्रोजन हमेशा किससे कनेक्टेड होंगे? ऑक्सीजन से। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, H2SO4, इसका स्ट्रक्चर बनाओ। सेंट्रल एटम क्या बनता है? बोलो। सल्फर। सल्फर के पास टोटल कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। 6 में से कितने हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं? यानी ये 2 हाइड्रोजन किससे कनेक्टेड होंगे? 2 ऑक्सीजन से, तो 2 OH बनेगा। ठीक है, तो यही ना स्ट्रक्चर बनेगा। देखो, एक डबल बॉन्ड हो, एक डबल बॉन्ड हो, एक OH और एक OH। अरे चेक कर लो, 1 2 3 4 5 और 6। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। क्या ये उन 4 एसिड में से कोई एक एसिड है? नहीं। उन 4 एसिड में से कोई एक एसिड है? नहीं। तो जितना हाइड्रोजन दिख रहा है उतनी इसकी बेसिसिटी है। कितना हाइड्रोजन लिखा है? 2।
तो इसकी बेसिसिटी भी कितनी हो गई 2। मतलब वो दोनों हाइड्रोजन किससे कनेक्टेड होंगे, ऑक्सीजन से ही कनेक्टेड होंगे। तो जब ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड हो गया तो ऑक्सीजन तो ऑलरेडी एक एक बॉन्ड बना लिया ना। तो और वो सेंट्रल एटम के साथ फिर कितने बॉन्ड बनाएगा, एक एक ही बनाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, 2। ठीक है, और बाकी ये दोनों ऑक्सीजन ऐसे अपने दो दो बॉन्ड बना लिए। अरे बोलो, H3PO4 इसका स्ट्रक्चर बनाना है। सेंट्रल एटम कौन बनेगा, वो सेंट्रल एटम कौन बनता है, जो मल्टीपल बॉन्ड्स बना सके और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। ये बना। फास्फोरस के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5। ठीक है, अब बताओ क्या ये इन 4 एसिड में से कोई एक एसिड है, नहीं है। H3PO3 है, H3PO4 नहीं। क्या उन 4 एसिड में से कोई एक एसिड है ये, नहीं है। नहीं है तो जितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं उतनी ही इसकी क्या होगी, बेसिसिटी। इसका मतलब ये तीनों हाइड्रोजन किससे कनेक्टेड होंगे, ऑक्सीजन से। अरे बोल यार, तो 4 में से 3 OH निकल जाएगा, ऐसे ही बनाओगे ना। अरे बोलो तो, और एक बचेगा डबल बॉन्ड हो। अब बोलोगे ही नहीं, कोई दिक्कत किसी को, पक्का। ये सब स्ट्रक्चर ही हो रहे हैं। ठीक है, ये कौन सा एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड। इसको क्या बोलते हो, फॉस्फोरिक एसिड। नहीं समझ में आ रहा है। जैसे आपसे कोई पूछे H2SO3, सेंट्रल एटम कौन बनेगा, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। ठीक है, क्या ये उन 4 एसिड में से कोई एक एसिड है, तो जितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं उतनी ही बेसिसिटी होगी। कितना हाइड्रोजन दिख रहा है, तो 2 बेसिसिटी होगी, और वो दोनों हाइड्रोजन किससे कनेक्टेड होंगे, ऑक्सीजन से, मतलब 2 OH दिखेगा। अरे बोलो, तो ये हो गया एक OH, ये हो गया एक OH। अरे बोलो ना। इसके अलावा और क्या बचा, सल्फर हो ही गया, 2 हाइड्रोजन हो ही गए, 2 ऑक्सीजन हो ही गया, एक ही ना ऑक्सीजन बचा है। ऑक्सीजन नॉर्मली कितने बॉन्ड बनाता है, 2। कितने और कितने यूज हो गए सल्फर के, 1 2 3 4, बचा कितना, एक लोन पेयर बचा है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H2SO3। नाम वाम लिखना सब सिखा देंगे, एक अलग से टॉपिक ही आएगा, नेमिंग ऑफ ऑक्सी एसिड्स। ऑक्सी एसिड्स का नामकरण कैसे किया जाता है, हम आपको ये तक बताएंगे कि इसको सल्फ्यूरिक एसिड ही क्यों बोला जाता है, इसका नाम सल्फ्यूरिक एसिड क्यों पड़ा हम आपको वो भी बताएंगे, इसका नाम फॉस्फोरिक एसिड क्यों है हम आपको ये भी बताएंगे। तो टॉपिक आएगा अलग से, नेमिंग ऑफ ऑक्सी एसिड्स। लेकिन आज ऑक्सी एसिड्स और उनके स्ट्रक्चर रिलेटेड बातें हम लोग ज़्यादा करेंगे। ये कितने लोग को समझ में आ रहा है यार, तो बात समझ में आ गई। तो बहुत ध्यान से बेसिसिटी का कॉन्सेप्ट आप एटलीस्ट इस टॉपिक के लिए समझ लीजिए। वो 4 एसिड जो मैंने आपको लिखवाए हैं, H3PO3, H3PO2, H3BO3 और H4P2O5, वो 4 ही एसिड ऐसे हैं जिसमें जितने हाइड्रोजन उनके फॉर्मूले में दिखते हैं उतने हाइड्रोजन उनकी बेसिसिटी में काउंट नहीं होते। मतलब उतने हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड नहीं है, उतने हाइड्रोजन उनके मतलब उतना जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से कनेक्टेड नहीं है। क्लियर है। जैसे देखो, अभी हम तुमको स्ट्रक्चर पूछे H3PO3 का बनाओ, बाबू देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, मजाक मत करो। फिजिकल केमिस्ट्री में आपके आपसे मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस नहीं बनेंगे अगर आपको ये सब चीजें नहीं पता रहेंगी तो। ठीक है, H3PO3 है, क्या ये उनमें से कोई एक एसिड है जो मैंने लिखा है, बोलो। हाँ, उनमें से एक एसिड है, इसकी बेसिसिटी कितनी है, तुम बस हमको इतना बता दो, 2 है। H3PO3 में 3 हाइड्रोजन दिख रहा है लेकिन बेसिसिटी कितनी है, 2। इसका मतलब दो ही हाइड्रोजन ऐसे होंगे जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड होंगे, एक हाइड्रोजन ऐसा होगा जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड नहीं होगा। चमका या नहीं चमका, बेसिसिटी 2 होने का मतलब है 2 हाइड्रोजन विल बी कनेक्टेड टू, अब बोलोगे ही नहीं यार, टू ऑक्सीजन, समझ गए। चलो, सेंट्रल एटम कौन बनेगा, जाहिर सी बात है फॉस्फोरस ही बनेगा।
क्योंकि फॉस्फोरस एक से ज़्यादा बॉन्ड भी बना सकता है, और ऑक्सीजन और फॉस्फोरस में फॉस्फोरस कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बोलो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। अच्छा, 5 में से 2 हाइड्रोजन विल बी कनेक्ट, मतलब इसके पास कितने OH होंगे? 2 OH। अरे बोलो ना, 1 OH 1 OH। कोई दिक्कत है तो बोल दो। पक्का? अच्छा, फॉस्फोरस हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गए, 2 हाइड्रोजन हो गया, बचा क्या? 1 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन। क्या हम OH लिख सकते हैं? क्या हम OH लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि बेसिसिटी 2 ही है, तो 2 ही हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से कनेक्टेड होगा। अब तुम्हारे पास क्या क्या बचा है? 1 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन, तो 1 ऑक्सीजन के लिए डबल बॉन्डो बना देते हैं, और 1 हाइड्रोजन बचा है। ऐसा देखो, फॉस्फोरस कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन रखा था? 5। 1 2 3 4 और 5। बोलो आ गया कि नहीं आ गया स्ट्रक्चर बनाने? ये सब कॉन्सेप्ट, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता रहेगा ऑक्सी एसिड के, तो आप आराम से बना पाएंगे। अरे बोलो ना, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H3PO3। क्योंकि अगर ये वाला हाइड्रोजन किससे कनेक्टेड है? फॉस्फोरस से, इसीलिए ये H+ के फॉर्म में नहीं निकल पाता बाहर, क्योंकि फॉस्फोरस उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है जितना हाइड्रोजन है, सॉरी ऑक्सीजन है। अभी सिखाए ना आपको कि अगर कोई एलिमेंट, अगर कोई हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड रहता है तो ऑक्सीजन तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये बॉन्ड टूट कर O- और H+ के फॉर्म में इजिली बन जाता है। लेकिन क्या यही काम फॉस्फोरस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि फॉस्फोरस जो है वो ऑक्सीजन जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, इसीलिए ये वाला जो हाइड्रोजन है ये H+ के फॉर्म में बाहर नहीं निकल पाता। जब आप पानी में डालोगे तो ये वाला बॉन्ड नहीं टूटेगा, इसीलिए इसमें 2 ही हाइड्रोजन, क्योंकि ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, इसीलिए इसकी बेसिसिटी 2 है। दिखता तो हर फॉर्मूले में 3 है, लेकिन तीनों हाइड्रोजन क्यों नहीं निकल पा रहा? आपको ये बात समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि यहाँ पे तीनों हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से कनेक्टेड नहीं है। वही हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में निकल पाता है जो बहुत मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से कनेक्टेड हो, फ्लोरीन से कनेक्टेड हो, ऑक्सीजन से कनेक्टेड हो, नाइट्रोजन से कनेक्टेड हो, वो सब H+ के फॉर्म में निकल सकते हैं। अरे बोलो ना, यहाँ फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसीलिए ये वाला जो हाइड्रोजन है ये अपने एक्वस सॉल्यूशन में जब इस कंपाउंड को डालोगे तो ये यहाँ से H+ के फॉर्म में निकल नहीं पाएगा, बिकॉज दिस हाइड्रोजन इज नॉट कनेक्टेड विथ ऑक्सीजन। इसीलिए इसकी बेसिसिटी सिर्फ कितनी हुई? 2। ठीक है, अब आ जाओ अगला, H3PO2। ये ट्राई करो, H3PO2। बताओ सेंट्रल एटम कौन बनेगा? अच्छा, क्या ये उन एसिड्स में से है जो मैंने लिस्ट में 4 अलग से लिखवाए हैं? है ना? कितनी है इसकी बेसिसिटी? इनकी बेसिसिटी कितनी है? 1। 1 है इसकी बेसिसिटी। इसका मतलब इसमें कितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड होंगे? 1। इसका मतलब इसमें सिर्फ एक ही OH होगा। अरे बोलते हो कि नहीं? तो ये फॉस्फोरस हो गया, और इसमें मैंने एक OH दिखा दिया। अरे बोलो, क्या और कोई OH आएगा? नहीं, क्योंकि बेसिसिटी 1 है तो एक ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड होगा। अब बताओ क्या क्या बचा? फॉस्फोरस हो गया, एक हाइड्रोजन हो गया, एक ऑक्सीजन भी हो गया। अब कितना ऑक्सीजन बचा? 1। ठीक है, अब वो ऑक्सीजन H से तो जुड़ेगा नहीं, तो यानी उसको एक डबल बॉन्ड वो दे सकते हैं। अरे बोलना, क्या क्या हो गया? फॉस्फोरस हो गया, दोनों ऑक्सीजन हो गए, एक हाइड्रोजन भी हो गया, बचा है क्या? 2 हाइड्रोजन बचा है। हो गया, 1 2 3 4 5। फॉस्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता ही है। अरे बोलो, क्या अब तो, अब स्ट्रक्चर अगर तुमको पता है तो तुम ये बात समझ पाओगे कि ये वाला जो दोनों हाइड्रोजन है क्या ये ऑक्सीजन से कनेक्टेड है? तो जब इनको पानी में डाला जाएगा तो क्या वो इजिली H+ के फॉर्म में बाहर निकलेगा? नहीं, सिर्फ एक ही हाइड्रोजन ऐसा है जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से कनेक्टेड है। अरे बोलो ना, तो अगर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से कनेक्टेड सिर्फ यही हाइड्रोजन है, तो एक्वा सॉल्यूशन में सिर्फ यही वाला जो चीज है ये आपका H+ के फॉर्म में बाहर निकलेगा। ये वाले H+ के फॉर्म में बाहर नहीं निकलेंगे। इसलिए हैं तो 3 हाइड्रोजन, लेकिन फिर भी बेसिसिटी कितनी है? 1। अरे बोलो ना, नहीं जहाँ कॉन्सेप्ट समझोगे तो आपको स्ट्रक्चर बनाने में भी दिक्कत होगा। इसीलिए ये सारे स्ट्रक्चर मैंने आपको पीछे नहीं पढ़ाए थे। पीछे कॉपी पलट कर देख लीजिएगा, आपको H3PO3, H3PO2, H3BO3 बोरिक एसिड, है ना?
बोरिक एसिड के तो चलो फिर भी बता दिए होंगे, सिंपल है, लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। कितने लोगों को समझ में आ गया ये बात अच्छे से, थोड़ा हमको बताओ कि H3PO3 की बेसिसिटी 2 क्यों है, H3PO2 की बेसिसिटी 1 क्यों है, और H3BO3 की बेसिसिटी 1 क्यों है। इसका तो अलग ही कहानी है एक। इनकी बेसिसिटी 2 और 1 इसलिए है क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड थे, इसमें सिर्फ एक ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड था, लेकिन इसमें तो 3 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ कॉन्सेप्ट लेविस एसिड और लेविस बेस का है। ये कंपाउंड ही ऐसा है जिसका ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं है, तो सबसे पहले तो ये अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा, और स्टेबल करना चाहेगा तो ये खुद बिहेव करेगा एज अ लेविस एसिड, और वाटर से इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा, तो वो वाटर कैसा हो जाएगा, लिविस बेस टाइप का। अरे बोलो ना। तो इस तरीके से वो एसिड बेस रिएक्शन करेगा, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शंस आर कंसिडर्ड टू बी दी फास्टेस्ट रिएक्शंस इन केमिस्ट्री। क्लास 10th में आप बहुत तरीके के रिएक्शंस पढ़ के आए होंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ कर आए हैं ना। ये सब अलग अलग तरीके के रिएक्शंस हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन पढ़ के आए हैं, लेकिन इन सब में से भी सबसे फास्टेस्ट होता है एसिड बेस रिएक्शन, वो भी पढ़ कर आए हैं आप। एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर बनाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जिसको आप बोलते हैं। एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट और वाटर। तो एसिड और बेस वाला जो रिएक्शन है वो जितना फास्ट होगा उतना बाकी और कोई रिएक्शन फास्ट नहीं होता। ठीक है, तो H3BO3 की बेसिसिटी 1 होने का रीजन क्या ये है कि यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, इतना मारेंगे ना कि पलट जाओगे। क्या H3BO3 के बेसिसिटी 1 होने का रीज़न ये है कि यहाँ एक ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड है? नहीं, इसका रीज़न ही अलग है, क्योंकि H3BO3 खुद क्या है, लिविस एसिड। जैसे ही ये पानी में जाएगा तो सबसे पहले कोई अनस्टेबल है तो वो अपने आप को स्टेबल करेगा, तो वो फट से OH माइनस वाटर से एक्सेप्ट कर लेगा, और वाटर के मॉलिक्यूल से H2O से OH माइनस निकाल लोगे तो बचेगा क्या, H प्लस। तो आपको वो जो H प्लस पानी सॉल्यूशन में दिख रहा है वो बेसिकली बोरिक एसिड का नहीं है, वो पानी का ही है, इसीलिए इसकी बेसिसिटी कितनी है, 1। इसका स्ट्रक्चर बाबू जब आप बनाए थे तो देखो तो इसमें तो तीनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन से ही कनेक्टेड है। तो आपको कॉन्सेप्ट समझना है, हर एक इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं उनके कॉन्सेप्ट्स अलग अलग हैं। यहाँ कोई ट्रिक और ये सब चीज़ नहीं सिखा रहे, हम आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं कि बोरिक एसिड की बेसिसिटी 1 क्यों है, वो एक अलग ही रीज़न है उसका। बाकी उसके अलावा तो आप कोई भी स्ट्रक्चर आएगा इस टाइप के तो बना लोगे। कितने लोग को चमका ये, जल्दी कमेंट करो, अरे बोलो ना। ठीक है, अभी तक जितने भी स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले उस समय पढ़ाए थे, या अभी जो हम आपको ये कुछ स्ट्रक्चर्स एसिड्स के पढ़ा रहे हैं, इन सब में एक ही सेंट्रल एटम है कि नहीं, इन सब में एक ही सेंट्रल एटम है कि नहीं। मैंने आपको अभी तक ऐसे स्ट्रक्चर नहीं पढ़ाए थे जिसमें एक से ज्यादा सेंट्रल एटम हो। बोलो, जैसे मैं आपसे पूछते बताओ इसमें सेंट्रल एटम कौन है, आप बोलते सर सल्फर, तो एक ही सल्फर, सिर्फ सल्फर ही ना सेंट्रल एटम है। लेकिन अभी तक हम आपको ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं पढ़ाए थे जिसमें एक से ज्यादा सेंट्रल एटम हो। अब हम लोग वैसे स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे जहां मोर देन वन सेंट्रल एटम हो। अरे बोलो ना, नहीं कर लोगे? कितने लोग को समझ में आया? पहले तुम बोलो ये सारे स्ट्रक्चर्स तुमको क्लियर हैं कि नहीं, बस इतना बता दो। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। बस वो 4 एसिड बाबू हमेशा याद रखना, H3PO3, H3PO2, H3BO3, H4P2O5। इसमें 3 के तो स्ट्रक्चर्स हमने देख लिए, तीनों का रीजन भी समझ गए, बस एक H4P2O5 बचा है, क्योंकि वो उस कैटेगरी का है जिसमें एक से ज़्यादा सेंट्रल एटम है। तो पहले इस कैटेगरी को अच्छे से करेंगे और इसी कैटेगरी में वो वाला एग्जाम्पल भी आ जाएगा। लॉजिक क्लियर है? एक बार बाबू पहले अच्छे से देख लो, ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए कि H3PO2 की बेसिसिटी 1 क्यों है, क्योंकि इसमें एक ही हाइड्रोजन ऐसा है जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। H3PO3 में तो 3 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी बेसिसिटी 2 क्यों है, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में 2 ही हाइड्रोजन ऐसे हैं जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। फॉस्फोरस से कनेक्टेड H एसिडिक H नहीं कहलाता,
फॉस्फोरस से कनेक्टेड H एसिडिक H नहीं कहा जाता। क्यों? क्योंकि जब आप इस मॉलिक्यूल को पानी में डालोगे तो ये वाला H H+ के फॉर्म में बाहर नहीं निकलेगा। वही वाला H एसिडिक H कहलाता है, या वही वाला H H+ के फॉर्म में बाहर निकलेगा जो ऑक्सीजन या बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से कनेक्टेड हो। नहीं समझ में आ रहा है? पक्का ना? चलो एक बार इसको देख लो अच्छे से। बढ़े आगे? चलो, अब जितने भी स्ट्रक्चर्स आएंगे उनमें एक से ज़्यादा सेंट्रल एटम होगा, ठीक है? तो इसमें सबसे पहला कैटेगरी, जब आपके पास सेंट्रल एटम दो हो और आपके पास साइड एटम ऑड इन नंबर हो। ये पहचानना पड़ेगा आपको कि सेंट्रल एटम एक से ज़्यादा हो या दो हो, और जो आपके साइड एटम है वो ऑड इन नंबर हो। कितने नंबर हो? ऑड इन नंबर हो, ठीक है? तो उस केस में जो लिंकेज होता है वो होता है इस टाइप का, XOX टाइप का। ये लिंकेज पहचानना है बस आपको, ये लिंकेज पहचानना है, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल देखो, Cl2O7, इस कंपाउंड का आपको स्ट्रक्चर बनाना है। Cl2O7, बताओ सेंट्रल एटम कौन बनेगा? ऑक्सीजन बनेगा कि क्लोरीन बनेगा? सेंट्रल एटम कौन बनता है? जो मल्टीपल बॉन्ड बना सके, है ना, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। तो क्लोरीन और ऑक्सीजन में क्लोरीन भी मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, 1 3 5 7, मैक्सिमम कोवैलेंसी एक्साइट करा करा के। रिवाइज करो चीज़ों को। तो सेंट्रल एटम कौन बनेगा? क्लोरीन। अच्छा, कितने क्लोरीन है? इसका मतलब 2 सेंट्रल एटम हो गए। अभी तक जो सेंट्रल एटम बनता था वो एक ही प्रेजेंट रहता था। इस बार जो सेंट्रल एटम बन रहा है वो एक से ज़्यादा है, तो दोनों क्लोरीन बनेंगे सेंट्रल एटम। अच्छा, अब ये बना सेंट्रल एटम, तो बाकी सारे क्या हो गए? साइड एटम। ये कितना है? 7। और 7 ऑड नंबर होता है या इवन नंबर? ऑड नंबर होता है। तो यानी अब आपको लिंकेज कैसा बनाना है? XOX। एक्स क्या है यहाँ पे पता है? सेंट्रल एटम। अरे बोल, एक्स क्या है? सेंट्रल एटम। तो बताओ यहाँ लिंकेज किस तरीके का रहेगा? ClOCl। इतना तो खांचा रेडी है। अब Cl2O7 में से 2 क्लोरीन निपट गए, ऑक्सीजन भी एक निपट गया। अब कितने क्लोरीन ऑक्सीजन बचे? 6। 3 इसको दे दो, 3 इसको दे दो। क्लोरीन के पास टोटल कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। 7 में से एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का यूज हो गया, बचे कितने? तो 6 को दो, 3 ऑक्सीजन को 2 2 मिल सकता है। डबल बॉन्डो, डबल बॉन्डो, डबल बॉन्डो, डबल बॉन्डो, डबल बॉन्डो। अरे बोलो ना, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ Cl2O7। बाकी हाइब्रिडाइजेशन वगैरह पूछे, बताओ इस क्लोरीन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, sp3। अरे बोलो, इस क्लोरीन का भी sp3। ऑक्सीजन का 1 सिग्मा, 1 सिग्मा, एक लोन पेयर, एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर। ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं छोटू? 6 ना। तो 4 ये हो गए, ये हो गया आपका 5वां, ये हो गया आपका 6ठा, तो ये भी हो गया sp। तो बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स वही हैं, बस स्ट्रक्चर आपको थोड़े अलग अलग टाइप के मिलेंगे। कितने लोग को चमका ये? हम्म H2S2O7, इस कंपाउंड का नाम है ओलियम। याद रखना, बहुत फेमस है, ओलियम। क्या नाम है? ओलियम। इसका एक और नेम भी है, ठीक है, लेकिन वो तब पढ़ाएंगे जब हम लोग नेमिंग ऑफ ऑक्सी एसिड वाला टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है? लेकिन इन जनरल वो नाम से ज़्यादा ये नाम फेमस है, इसको बोलते ओलियम, है ना? ओलियम। इस कंपाउंड को यूज़ करके आप इंडस्ट्री में सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। जब हम आपको पी ब्लॉक पढ़ाएंगे तो हम आपको इसका रिएक्शन भी पढ़ाएंगे। ये क्यों इतना फेमस है? क्योंकि इस कंपाउंड से सल्फ्यूरिक एसिड बनाया जाता है।
H2H2O7 को यूज करके आप H2SO4 बनाते हैं इन इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो ओलियम, अभी तो हम लोग को बस ये काम करना है। चलो बताओ इसको, बताओ सेंट्रल एटम कौन बनेगा? हाइड्रोजन तो कभी सेंट्रल एटम बनता नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन तो जीवन में मर जाएगा। हाइड्रोजन और फ्लोरीन एक ही बॉन्ड बना सकता है। हाइड्रोजन और फ्लोरीन मर भी जाएंगे तो एक ही बॉन्ड बनाएंगे, उससे ज़्यादा बना नहीं सकते। तो सेंट्रल एटम बनने का क्राइटेरिया तो वही है, मल्टीपल बॉन्ड्स बनाए और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। तो हाइड्रोजन तो पिक्चर से बाहर है। सल्फर और ऑक्सीजन में कौन सल्फर बनेगा? कितने सल्फर हैं? तो सेंट्रल एटम कौन बनेगा? सल्फर। और सल्फर है कितने? दो। तो क्या आपके पास दो सेंट्रल एटम हो गए? साइड एटम कौन बना? ऑक्सीजन। साइड एटम कौन बना? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कितना है? तो साइड एटम बना ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है सात। सात मतलब ऑड नंबर। कंडीशन सेटिस्फाइड है क्या कैटेगरी वन का? इसका मतलब लिंकेज किस टाइप का होगा? SO। यहां तक चमका या नहीं चमका? अच्छा, क्या ये उस चार एसिड में से कोई एक एसिड है? उन चार एसिड में से कोई एक एसिड है? नहीं। इसका मतलब इसमें जितने H दिख रहे होंगे उतनी ही इसकी बेसिसिटी होगी, और उतने ही H किससे कनेक्टेड होंगे? ऑक्सीजन से। तो कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं? तो यानी दो हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन से कनेक्टेड होंगे, मतलब कितने OH होंगे? दो OH। अरे बोलना। तो एक OH इसको दे दो, एक OH इसको दे दो, एकदम सिमेट्रिक खेलना है। कितने लोग को चमका? अब क्या क्या बच गया? ये दो निपट गया, दो सल्फर हो गया, और एक दो तीन ऑक्सीजन भी हो गए, चार ऑक्सीजन बचे। चार ऑक्सीजन बचे, दो उसको दे दो, दो इसको दे दो। सल्फर के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? छः ना। तो दो हैं तो चार बचे हैं, तो दो 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 ऑक्सीजन दे सकते हैं। तो ये बन गया डबल बॉन्डो, डबल बॉन्डो, डबल बॉन्डो, डबल बॉन्डो। बोलो क्लियर है कि नहीं? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओलियम H2H2O7। बाबू इतने क्वेश्चंस मेंस एडवांस में आते हैं ना कि तुम परेशान हो जाओगे बनाते बनाते। हर साल क्वेश्चन फिक्स है। हर साल किसी ना किसी सेट में ये सब टाइप। पता क्वेश्चन क्या आएगा? बोलेगा इसमें कितने एलिमेंट ऐसे हैं जिसमें XOX लिंकेज है, मतलब ये वाला लिंकेज पहचानना है। तो ये वाला लिंकेज पहचानने का कंडीशन चेक कर लेना है। ऐसे तुमको 10-15 मॉलिक्यूल दे देगा, 10 मॉलिक्यूल दे देगा, बोलेगा इसमें से कितने ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिसमें XOX लिंकेज है। अभी तो और भी कैटेगरी आएगा। ये कितने लोग को चमका जल्दी बताओ? बोलो। अभी तुम ये स्ट्रक्चर पीछे बनाकर आ रहे थे, H4P2O5। चार में से एक वाला है ये। बेसिसिटी कितनी है इसकी? ये पता होना चाहिए, नहीं तो स्ट्रक्चर में गड़बड़ हो जाएगा। बेसिसिटी कितनी है इसकी? दो। मतलब दिखते हैं चार लेकिन है दो। इसका मतलब दो ही हाइड्रोजन ऐसा होगा जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड होगा। मानते हो? चलो, सेंट्रल एटम कौन बनेगा? कितना है? दो। साइड एटम कौन बना? ऑक्सीजन। कितना है? पांच। पांच मतलब ऑड इन नंबर। बोलो हाँ या ना? कंडीशन सेटिस्फाइड है कि नहीं? लिंकेज किस टाइप का होगा? PO P। चमका? बेसिसिटी दो है, मतलब दो ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड होंगे, मतलब कितने OH होंगे? दो ही OH होंगे। अरे बोलना यार। एक OH इसको दे दो, एक OH इसको दे दो। मानते हो? क्या क्या हो गया देखो, दो फॉस्फोरस हो गए, दो हाइड्रोजन भी हो गए, और तीन ऑक्सीजन भी हो गया। अब कितने हाइड्रोजन बचे हैं? क्या वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड होंगे? तो किससे कनेक्टेड होंगे? सब कुछ तो सेंट्रल एटम से ही कनेक्टेड होते नहीं। तो एक H इसको, एक H इसको। बोलो हाँ या ना? किसी को दिक्कत? क्या बचा अब? बस दो ऑक्सीजन बचा। तो एक ऑक्सीजन इसको दे दो, एक ऑक्सीजन इसको दे दो। दिस इज H4P2O5। एक दो तीन चार, एक दो, एक दो हाँ ठीक है, H4P2O5। ठीक है। अब मान लो, अब क्यों इसकी बेसिसिटी 2 है तुम स्ट्रक्चर से देख सकते हो, क्योंकि इसमें दो ही हाइड्रोजन ऐसे हैं जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। बाकी दो हाइड्रोजन तो फास्फोरस से कनेक्टेड हैं। फास्फोरस से कनेक्टेड हाइड्रोजन को जब पानी में डाला जाएगा तो क्या ये H+ के फॉर्म में निकलेंगे? नहीं निकलेंगे। इसीलिए चार रहते हुए भी इसकी बेसिसिटी कितनी है? दो। तुम सोचो, अगर हम तुमको वो चार स्पेशल चीजें नहीं बताए होते तुम ये स्ट्रक्चर सब बना पाते? नहीं। इसीलिए जो बात बोले वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे बोलो यार। मेरे मुख से निकली हुई हर एक वाणी आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
जो हम जिस ऑर्डर में जो चीज़ बताते चले जाएं उस ऑर्डर में आप ये चीज़ सीखते चले। मेरे मेरे हिसाब से ये पहला कैटेगरी आपको समझ में तो ज़रूर आ गया होगा। पक्का? ये सारे केसेस क्या हमने पहले डिस्कस किए थे कभी स्ट्रक्चर में? क्या हमने कभी भी कोई ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था जिसमें एक से ज़्यादा सेंट्रल एटम थे? नहीं। हम बोले थे ना सिर्फ 70-80% स्ट्रक्चर्स वहाँ कंप्लीट हुए थे। 10-20% स्ट्रक्चर्स जो आपके सिलेबस में हैं वो और भी अभी आगे आने वाले समय में आएगा, इसी चैप्टर में आएगा। अरे बोलो ना यार। क्लियर हो गया? कोई डाउट है किसी को? तो आज वाइंड अप करें यहाँ पे। क्लियर है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला सारा एस्पेक्ट क्लियर हो गया। ऑक्सी एसिड में हमने जितने भी टॉपिक्स अभी तक डिस्कस किए सारा क्लियर है यहाँ से? पक्का? क्या ये स्टेटमेंट सही है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू बेसिसिटी। क्योंकि यहीं पर मैंने 4 एग्जाम्पल दिए जिसमें जितने हाइड्रोजन इनके फॉर्मूले में दिख रहे हैं उतनी इनकी बेसिसिटी नहीं है। क्या आपको ये 4 फॉर्मूले हमेशा एज अ स्पेशल केस याद रहेंगे जिसमें जितने हाइड्रोजन दिखते हैं उतनी उनकी बेसिसिटी नहीं होती? कितनी होती बगल में लिखा हुआ है। इन 4 के अलावा कोई भी एसिड आ जाएगा तो जितने भी हाइड्रोजन आपको दिखेंगे उतनी ही उसकी बेसिसिटी होगी। अरे बोलना। और उसमें वो सारे ऑक्सीजन किससे कनेक्टेड होंगे? ऑक्सीजन से, क्योंकि टॉपिक का नाम ही ऑक्सी एसिड है। यहाँ ऑक्सीजन से ही हाइड्रोजन कनेक्टेड होगा। ठीक है? और इसको बेसिस करते हुए हमने स्ट्रक्चर्स ये सारे। बोरिक एसिड वाला कॉन्सेप्ट कितने लोगों को क्लियर हुआ? इसकी बेसिसिटी 1 इसीलिए नहीं है क्योंकि इसमें एक ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। नहीं, बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर देखोगे तो 3-3 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड, लेकिन इसके साथ साला समस्या ही दूसरा है। ये स्ट्रक्चर जैसे ही बना इसको लगा हम तो अनस्टेबल हैं, मेरा तो ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं है। तो सबसे पहले कोई अनस्टेबल चीज अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेगा। जैसे ही तुम बोरिक एसिड के एक मॉलिक्यूल को पानी में डालोगे वो पानी का OH माइनस खींच लेगा अपने पास। पानी के एक मॉलिक्यूल से OH माइनस खींच लेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। अरे बोलो तो। ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा उसके बाद वो जो H प्लस एक्चुअली दिखता है वो बोरिक एसिड का है या पानी का है? पानी का है। क्लियर है? उसके बाद ये सारे स्ट्रक्चर्स क्लियर हो गए आपको। H3PO3 की क्यू बेसिसिटी 2 है, क्लियर हो रही है। H3PO2 की क्यू बेसिसिटी 1 है, ये क्लियर हो गई। और उसके बाद हमने एक नया कैटेगरी स्टार्ट किया स्ट्रक्चर्स का, इसको आगे कल कंटिन्यू करेंगे, ढेर सारे स्ट्रक्चर्स और बनाएंगे, अलग अलग कैटेगरी भी करेंगे और फिर इनका नाम भी लिखना सीखेंगे। कोई दिक्कत? चमका? ठीक है, चलो, थैंक यू।